तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बीट योर बेस्ट में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पीसी 12, 16 और 21 तीनों में काम आने वाला CPWA कोड। और इसमें हम लोग आज चैप्टर 10 देख रहे हैं। ये 10.3 मैं कहूँगा वीडियो 10.3 वीडियो पारा मत समझ लीजिएगा। हम लोग उसकी 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, आज हम लोग 3rd वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पेमेंट टू लेबर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर पे। ये जो पेमेंट टू सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर का जो पारा है ये है 10.2.7 मेजरमेंट बुक। तो हम लोग पारा के हिसाब से पारा नंबर 10.2.7 और उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम 10.2.7 को पढ़ने के लिए कहें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब पेमेंट टू सप्लायर की बात आती है या कॉन्ट्रैक्टर की बात आती है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर, तो इसमें आपको ये जान लेना होगा कि आपका जो काम है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक आपका वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन, और मटेरियल सप्लाइड। ठीक है, मटेरियल सप्लाइड के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा स्टोर चैप्टर में, CPWA चैप्टर 7 में। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि हम लोग इस काम को खत्म हो जाने के बाद, यानी वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद और मटेरियल सप्लाई हो जाने के बाद में कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इनिशियल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा था। इनिशियल रिकॉर्ड में MR मास्टर रोल एंड CLR कैजुअल लेबर रोल देखा था। सेकेंड वाला है MB और SMB मेजरमेंट बुक और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। थर्ड वाला वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बिल है, इसमें से हमने ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट बुक क्या होता है और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होता है। मेजरमेंट बुक और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक को और ध्यान से समझने के लिए मुझे ये बताना होगा कि इसके लिए एक फॉर्म अलॉट किया गया है, वो है फॉर्म नंबर 23। ठीक है, MB के लिए एक फॉर्म है CPWA 23। ठीक है, इसके साथ में इसके और 2-3 फॉर्म्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि इतना MB होगा, ठीक है, उस पर एक स्पेसिफिक नंबर होगा, स्पेसिफिक नंबर। ठीक है, और इस MB पर जो स्पेसिफिक नंबर होगा ये CPWA 92 फॉर्म में होगा, जो होता है मेजरमेंट बुक रजिस्टर। ठीक है, इसका एक नंबर इसको अलॉट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का, जैसे यहाँ पे CPWA 23 मेजरमेंट बुक का फॉर्म है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का क्या कोई फॉर्म होता है अलग से? जवाब है नहीं, इसके लिए भी CPWA 23 ही यूज किया जाता है। ठीक, एक और टर्म यूज किया गया डिटेल मेजरमेंट। ठीक है, डिटेल मेजरमेंट आपका यही मेजरमेंट बुक में किया गया मेजरमेंट है, जो कि बहुत स्पेसिफिक और डिटेल होता है। ठीक है, यानी कि CPWA 23 में ही डिटेल मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो डिटेल मेजरमेंट वर्ड जो है इसको आप मेजरमेंट बुक या स्पेशल मेजरमेंट बुक से अलग मत समझिएगा। मेजरमेंट बुक में ही डिटेल मेजरमेंट करना पड़ता है। हाँ, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, स्पेशल नहीं है ये, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में अलग से मेजरमेंट डिटेल में नहीं करना पड़ता है। देता हूं, कल रिपेयर में ही काम आता है। इसके लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तो इसका रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक में लिया जाता है, डिटेल मेजरमेंट। ठीक है, और डिटेल मेजरमेंट में आपको अकॉर्डिंगली, यानी कि जो आपका पहले ही DPR बना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे शुरुआत में बनता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है
उसमें आपको एरिया, लेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ लिखना पड़ता है इसमें डिटेल मेजरमेंट में। ठीक है, जब आप ये सब कुछ लिख लेते हैं तब आप मान लीजिए कि एक दीवार की रंगाई पुताई का काम है। रंगाई पुताई के काम में आपको पहले से ये पता है कि उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अगर आप पहले से जानते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है तब आपको कोई इसमें अलग से मेजरमेंट डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आप बिल्डिंग के पीरियडिकल रिपेयर के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक यूज करते हैं तब वहां पर आपको डिटेल मेजरमेंट पहले से अवेलेबल रहता है, आप उसी के अकॉर्डिंग केवल आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं अपना सर्टिफिकेट। तो हम लोग इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे कि मेजरमेंट बुक को लिखने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसको एम्पावर किया गया है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जानेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है जब डिवीजन में हम काम करते हैं। उसके बाद हम बुक के पाराज आपको पढ़ने के लिए कहेंगे। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब वर्क हो जाता है, ठीक है, तो वर्क का जो चार्ज होता है, इंचार्ज, ठीक है, वो जूनियर इंजीनियर अमूमन होता है। प्रैक्टिकल में बता रहा हूं आपको। तो जेई होता है इंचार्ज ऑफ वर्क, ठीक है, इंचार्ज, है ना। जेई जब होता है वहां पर जो भी काम होता है तो इसमें अकॉर्डिंगली आपको ये बता दिया गया है कि जो जो मेजरमेंट बुक रिकॉर्ड करता है वो जेई के रैंक के बिलो नहीं होगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है इसको जानने के लिए 10.2.8 का बी पढ़िए। कोई भी एक आदमी 10.2.8 का बी पढ़िए, फटाक से जल्दी पढ़िए, पढ़िए। क्या हुआ, आज कोई पढ़ने के मूड में नहीं है? मंजू मैडम आप ही पढ़िए। 10.2.8 का बी पढ़िए। All items of work in project in respective of their cost, their salary measured and recorded by the officer in charge of the work, not lower than the rank of JE. It is, however, open the rank of subdivisional office to recorded measurement for any particular item of work himself. इसमें खास बात लिखा हुआ है जो जूनियर इंजीनियर जेई इंचार्ज के बाद लिखा हुआ है कि जो टेंडर एक्सेप्ट करता है, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, द ऑफिसर एक्सेप्टिंग द टेंडर, इसको सी में देख लीजिएगा 10.2.8 का सी में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो टेंडर एक्सेप्ट करता है, समझे, वो जो ऑफिसर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए सीधे असिस्टेंट इंजीनियर को, जेई का हायरार्की हम लिख देते हैं, पहले देख लीजिए, सबसे लोअर में जेई, उससे ऊपर में एई, उससे ऊपर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को याद करने के लिए एक्शन लिखना बेटर रहेगा, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और फिर इंजीनियर इन चीफ। ठीक है, तो अब आप हायरार्की देखिए, सबसे पहले जेई है, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए जेई ना लिख करके एई राइट करें, असिस्टेंट इंजीनियर, इसी को एसडीओ भी कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, एई उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को रिकॉर्ड करें तो वहां पे एई को उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐसा 10.2.c में लिखा हुआ है। ठीक है, कि द ऑफिसर एक्सेप्टिंग द टेंडर फॉर एनी वर्क में स्टिपुलेट एंड रिक्वायर द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, मोटा मोटी दोनों को इक्विवेलेंट पोस्ट माना जाता है। To record measurement himself to exercise 100% check on the measurement recorded by his subordinate। ठीक है, तो यह स्टिपुलेट किया जाता है, जा सकता है कि एई या तो डायरेक्ट उसको लिखे या जो उसके सबऑर्डिनेट ने अगर लिखा है जेई ने तो उसको 100% चेक करें, किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने इन दो पारा को पढ़ करके ये जाना कि मेजरमेंट बुक को लिखने का जो पावर है वो जेई को है। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर आइटम के लिए एई को इसके लिए ऑथराइज किया जा सकता है, करने वाले होते हैं टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, है ना। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि मेजरमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि मेजरमेंट बुक जो होता है, बुक होता है, जो कि बुक लिखा हुआ है तो उसमें कई सारे पन्ने होते हैं, है ना, एमबी,
ठीक है। और एमबी के जो ये पन्ने होते हैं ये मशीन्ड नंबर होने चाहिए, ठीक है। मशीन्ड नंबर का क्या मतलब हुआ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग सभी लोग ऑफिसियल्स हैं, सब लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो आप लोग सब फाइल भी मेंटेन करते होंगे। जब आप देखते हैं कि फाइल में नए नए पन्ने लगाए जाते हैं तब उसमें नंबरिंग की जाती है, और वो नंबरिंग नोट साइड में भी की जाती है और डॉक्यूमेंट साइड में भी। वहां पर जो नंबरिंग की जाती है पेन से की जाती है, बाय हैंड। लेकिन जब आप एमबी को देखेंगे, एमबी के सारे पन्ने ऑलरेडी मशीन्ड नंबर होने चाहिए, वेदर इट इज ब्लैंक और रिटेन डजंट मैटर, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी पन्ना फटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि मशीन होना चाहिए। नो पेज टॉर्न आउट, फटा हुआ पन्ना नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करने का काम है एसडीओ का, क्योंकि उसको मिलता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे देते हैं एसडीओ को, लो भाई आज से एमबी के चार्ज तुम हुए। उसको इंश्योर करने का काम है, एमबी एक्सेप्ट करने से पहले कोई पन्ना फटा हुआ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि मशीन नंबर है 1 से 50, बीच में 26 नंबर का पेज गायब है। ऐसी स्थिति में अगर वो रिकॉर्ड करके लेके आते हैं और 26 नंबर का पेज मिले ही ना, राइट, तो हम उस समय उस पर कुछ भी क्लेम कर सकते हैं कि आपने कुछ गलती किया है। ऐसी स्थिति में जब आप एमबी रिकॉर्ड करते हैं या लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके पहले ही आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे पन्ने मशीन नंबर होने चाहिए और कोई पन्ना टर्न आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तब की बात है जब खाली मिलता है, और ये मिलता है आपको CPWA 92 में चढ़ा करके। CPWA 92 है, ये डिवीजन में भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ताकि ये ट्रैक किया जा सके। ये क्या है, एक तरह से ट्रांजिट रजिस्टर समझ लीजिए आप, ट्रांजिट रजिस्टर, हालांकि इसका नाम ट्रांजिट है, ठीक है, ऑफ एमबी। तो ये डिवीजन में भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और सब डिवीजन में भी। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि डिवीजन से पास ऑन होता है एसडीओ को, और एसडीओ से पास ऑन होता है जेई को, और केवल पास ऑन ही नहीं होता है, रिटर्न भी होता है, राइट। जब सब डिविजनल ऑफिसर के पास रिटर्न होता है तो जेई रिकॉर्ड करता है एमबी, यहां पर हमने लिख दिया है ना, और ये करता है इसको चेक, और जब 100% सेटिस्फाइड हो जाता है तब लिखता है चेक एंड बिल, कौन लिखता है, एसडीओ। और जब चेक एंड बिल लिखता है तब इसका बिल प्रिपेयर किया जाता है। ये हम लोग इसके बाद वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। लेकिन जो क्लरिकल स्टाफ होता है किसका, सब डिवीजन का क्लर्क, ठीक है, तो सब डिवीजन में अकाउंट्स क्लर्क होता है ऑफ सब डिवीजन, ठीक है। ये जो अकाउंट्स क्लर्क होता है सब डिवीजन का, ये आपको यहाँ बिल प्रिपेयर करता है, और बिल प्रिपेयर करने के बाद में फिर से पुटअप करता है एसडीओ के पास में। एसडीओ अलाउ करता है केवल मेजरमेंट चेक करके कि इसको बिल बनाओ, ठीक है। बिल बनेगा तो कौन बनाएगा, अकाउंट्स क्लर्क ऑफ सब डिवीजन। जब बिल बन जाएगा वापस से सब डिविजनल ऑफिसर के पास में वो पुटअप होगा, तब डिविजनल ऑफिसर इसको कंपेयर करेगा। जब ये पुटअप करेगा वापस से, तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये इसको पुटअप करेगा सब डिविजनल ऑफिसर को, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर क्या करेगा, फॉर कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरिजन के लिए पुटअप करेगा। किसका कंपैरिजन करेगा, एमबी वर्सेस बिल। और बिल में कौन सा, अगर रनिंग अकाउंट होगा तो रनिंग अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल, एचआर होगा तो एचआर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहाँ हमने आरए लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। एमबी वर्सेस बिल कंपेयर करेगा कौन, सब डिविजनल ऑफिसर। देन ये फिर ट्रांसफर कर देगा वापस से डिवीजन में, ठीक है। तो ये सब डिवीजन, ये यहाँ से फिर से ट्रांसफर होगा डिवीजन में, और डिवीजन में जब एसडीओ ट्रांसफर कर रहा होगा तब ये किसके लिए ट्रांसफर करेगा, फॉर पेमेंट, ठीक है। और जब पेमेंट के लिए ट्रांसफर करेगा, जब डिविजनल ऑफिसर के सुपरविजन में डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको चेक करे, ठीक है। और चेक कर लेने के बाद में जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा डिविजनल अकाउंटेंट, देन अकाउंट्स क्लर्क को पेमेंट के लिए एक एंडोर्समेंट बनाना होगा, और वहां पर बिल के लास्ट में और मेजरमेंट बुक के अंतिम पन्ने में उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो जब आप एक वर्ड यहां पर सुनेंगे एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक वर्ड सुनेंगे एब्स्ट्रैक्ट, तो उस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको रजिस्टर मत समझ लीजिएगा,
ठीक है, वो पेमेंट के लिए एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ है बिल, और बिल के थर्ड पेज में, ठीक है, थर्ड पेज में एक होता है आरए बिल को जब देखिएगा ना, तो थर्ड पेज का नाम है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। ठीक है, थर्ड पेज में मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में नीचे में एक एब्स्ट्रैक्ट बनता है। वो एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है डिडक्शन का, ये 3 पार्ट में होता है। ए डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन का मैंने पोर्शन छोटा कर दिया, डिडक्शन का पोर्शन बड़ा होगा। ठीक है, बी होगा चेक फिगर, और सी होगा टोटल बिल। ठीक है, तो जो डिडक्शन वाला होता है ना, ये जो डिटेल बनता है उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यही एब्स्ट्रैक्ट आपको एमबी के एंड पेज, एंड पेज का मतलब, एंड पेज का मतलब हुआ पूरे एमबी का एंड पेज नहीं, यानी कि अगर 1 से 50 नंबर का एमबी है, 50 पन्नों का, तो 50वें पेज में नहीं होगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। वहां मान लीजिए कि सेकेंड आरए बिल का है, ये सेकेंड आरए बिल है मान लीजिए। ठीक है, सेकेंड आरए बिल के जहां एंट्री की गई है एमबी में, ठीक है ना, एमबी का रिकॉर्ड जहां किया गया है, उसका जहां एंड कर रहा है आइटम सारा, उस एंड पेज पे, यानी कि मान लीजिए सेकेंड आरए बिल का आइटम जो है वो 17 पेज में एंड कर रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो आपने यहां देखा, ये एब्स्ट्रैक्ट 17 पेज में एंड में बनेगा एब्स्ट्रैक्ट हूबहू। ठीक है, इसमें मजेदार बात क्या है कि इस तरह का अगर एब्स्ट्रैक्ट बन गया और इन बिटवीन असिस्टेंट इंजीनियर को कोई बात समझ में आई कि कोई एक आइटम बढ़ गया है और हमें उसको काटना है, करेक्शन करना है, या उस आइटम को हटाना है, आइटम वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है या सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूट हुआ है, ऐसी स्थिति में सब डिविजनल ऑफिसर अगर चाहे, एसडीओ अगर चाहे, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को प्रपोज कर सकता है बिफोर पेमेंट, ठीक है, कि सर ये वाला जो आइटम है ये एक्सेस हो गया है या एक्स्ट्रा हो गया है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, करेक्शन किया जाए, इस आइटम को एमबी से हटाया जाए। ऐसी स्थिति में जो रिक्वेस्ट करता है सब डिविजनल ऑफिसर, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेजरमेंट बुक को मंगवा ले। अमूमन मंगवाते नहीं है, प्रैक्टिकल है कि वो खुद डिवीजन में जाते हैं, वहां पे उसको स्ट्राइक आउट करते हैं, लेकिन पूरा ऐसा गिरमिच करके नहीं काटते हैं, केवल एक लकीर काट देते हैं, वहां इनिशियल डेटेड इनिशियल कर देते हैं। ऐसे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना सब डिविजनल ऑफिसर सर्टिफिकेट देता है कि इस आइटम को एलिमिनेट कर दिया गया है। अगर इस तरह से आइटम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट बना है ये क्या है? एक तरह का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फॉर पेमेंट। अच्छा, एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूं, हमेशा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि डीए डिविजनल अकाउंटेंट की बात जहां आएगी उसके 3 ही बात होंगे जो उसमें उसका रोल होगा। कौन सा? मैं यहाँ मिटा दूं इसको, हाँ या ना? बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब लोग सो गए हैं क्या? नहीं सर। ठीक है। हाँ, तो डीए का जब रोल आप देखेंगे तो 3 ही रोल होगा। एक रोल होगा कैलकुलेशन में, इसका काम है कैलकुलेशन चेक करना। ठीक है, मान लीजिए कि इसके सामने में आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट आया है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बहुत सारे आइटम है, तो इसका सारे आइटम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेशन को लेकर के। दूसरा, ये हुआ नंबर 1 कैलकुलेशन चेक करना। नंबर 2 रूल, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं, इसका आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, तो आप कहीं भी सब देखेंगे कि डीए का रोल क्या है, तो कैलकुलेशन के रिगार्डिंग रोल है और रूल के रिगार्डिंग रोल है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया रूल के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से वो हो गया, क्या उसको बोलते हैं, इंटरनल चेकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, और एक कौन सा है, कौन असिस्टेंट है? डिविजनल अकाउंटेंट का ट्रिपल ड्यूटी है ना, कौन मुझे बताएगा? किसी को याद है? लव कुमार जी, आपको याद है? जी बताइए तो कौन सा होगा? एक तो सर प्रिलिमिनरी चेक है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। हाँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट, इंटरनल चेकर,
या प्रिलिमिनरी चेकर, ठीक है, और फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन और रूल के रिगार्डिंग डिविजनल अकाउंटेंट का यहाँ पे रूल बनता है। तो कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट, इस एस्पेक्ट में जो कैलकुलेशन है उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल अकाउंटेंट की है। अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि एसडीओ ने कहा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि सर ये तो आइटम एक्सेस हो गया या बेकार हो गया, इसको एलिमिनेट करना है। ऐसे में पूरा का पूरा एस्पेक्ट ही चेंज करना पड़ेगा। तो जो क्लर्क होगा कुछ भी एस्पेक्ट बनाएगा या करेक्शन करेगा हमेशा रीडिंग से। करेक्शन इज अलाउड ओनली बाय रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी तरह का करेक्शन होगा तो उसको रीडिंग से करना होगा। एब्स्ट्रैक्ट बनेगा तो रीडिंग से। बाय अकाउंट क्लर्क या क्लरिकल स्टाफ, इसमें वर्ड दिया गया है क्लरिकल स्टाफ, ठीक है। एनी करेक्शन, ठीक है, तो बाय रीडिंग, तो दैट अलग से पता चले कि ये करेक्शन किया गया। अच्छा, अगर कोई भी करेक्शन है वो तब तक परमिसिबल नहीं है जब तक कि ऑथोराइज जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसके लिए आपको परमिशन ना दे। उदाहरण की तरफ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अमूमन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का परमिशन देंगे तभी कोई करेक्शन अलाउड होता है एमबी में। एमबी क्योंकि बेसिक इनिशियल रिकॉर्ड है, फंडामेंटल रिकॉर्ड है, एंड इट इज नेसेसरली एमबी मे बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एमबी जो है, ठीक है, मे बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस बिफोर कोर्ट। कोर्ट ऑफ लॉ जब आपका कहा जाएगा तब सिंपल कोर्ट समझिएगा। इस कोर्ट का मतलब सेशन कोर्ट से भी है, ठीक है, इसका मतलब हाई कोर्ट से भी है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी है, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में आपका ये भी आता है जो आपके कलेक्टर के कोर्ट्स होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर क्या, जो मैंने एसडीओ, जो ये डिवीजन वाला एसडीओ नहीं, वो वाला जिसमें एसडीएम होते हैं, ठीक है, उनके भी कोर्ट में कुछ भी होगा, कोर्ट ऑफ लॉ है, उनको उनके सामने में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को मामला समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट बुक क्या होता है, कैसे इसके बारे में रिकॉर्ड की जाती है, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, मेजरमेंट बुक और बिल को कैसे कंपेयर किया जाता है, और लास्ट में समझे CNP लिखते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी पास फॉर पेमेंट, समझे कि नहीं। जब तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि एसडीओ ने जो सर्टिफिकेट दिया है वो लिखा है चेक एंड बिल का, चेक एंड बिल का, और जो डिविजनल ऑफिसर हैं वो चेक एंड बिल का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, वो देते हैं पास और पेमेंट का। और जब तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पास फॉर पेमेंट नहीं लिखेंगे तब तक, और वो भी कहाँ लिखना पड़ता है, इन एमबी में लिखना पड़ता है, बिल में नहीं, ठीक है। जब तक एमबी में डिविजनल ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पास फॉर पेमेंट, एक्चुअली झारखंड में इसके लिए शॉर्टकट लिखा जाता है CNP, चेक एंड पास्ड, समझे, लेकिन डिटेल में लिखा जाएगा पास फॉर पेमेंट। जब इस तरीके से लिखा जाएगा तभी ये पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकेगा, अदरवाइज नहीं। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहे तो बिल में, एमबी में, कहीं भी कोई भी तरह का करेक्शन विच ही थिंक्स एसेंशियल, वो करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग, आपको समझ में आ गया होगा मामला पूरे का पूरा, हाँ या ना बतलाइए। हेलो, तो ये कुछ बोलिए प्लीज, चुप मत रहिए, चुप मत रहिए। इसको मिटाऊं, इसको मिटाऊं। मंजू मैडम आप अपने माइक को बंद कर दीजिए, माइक को बंद कर दीजिए प्लीज, प्लीज, ठीक ठीक। चलिए अब हम देखते हैं आपके पारा के हिसाब से कि हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर किया है कि नहीं। 10.2.7 से आते हैं मेजरमेंट बुक, स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, और इसमें एडमिन और CCA में डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है, विदाउट MB। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए सुबह में MCQ के डिस्कशन में ये पॉइंट उभर के सामने आया कि पूरे चैप्टर में जहां भी किसी भी तरह का कोई करेक्शन है या कोई नियम से अलग हट करके चलने की कोई परमिशन होगी, कोई रूल बनाने की अथॉरिटी होगी,
तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, विद कंसल्टेशन ऑफ किसका, CCA, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, ये CGA नहीं है। अब जो लोग नए हैं जिन्होंने कैम नहीं पढ़ा है उनके लिए सकता है, मतलब वो सोच सकते हैं कि ये क्या है। भाई साहब, एक CGA हर एक डिपार्टमेंट में अपने CCA बिठा के रखता है, हर डिपार्टमेंट में। ये मैंने कई बार पढ़ाया है। CCA डिफेंस, CCA रेल, CCA फॉरेन या एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, CCA ट्रेड, ऐसा हर डिपार्टमेंट में। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के हर डिपार्टमेंट है। यहाँ पे CCA ऑफ PWD या CPWD, CPWD का अपना CCA होगा। तो जो CPWD एडमिनिस्ट्रेटिव है वो CCA से कंसल्ट करेगा, वजह CCA CGA का आदमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं, सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये कहीं भी पूरे चैप्टर में आपको जब भी देखने के लिए मिलेगा, आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ CCA ही टिक कीजिएगा, ठीक है। दैट वुड बी योर राइट आंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जहां इसका कोई अपवाद होगा, एक्सेप्शन होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। MB CPW 23 में है, MB रिटेन सो दैट रेडली ट्रेसेबल। MB एकदम क्लियर होना चाहिए, हैंड राइटिंग उसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वेग दिखे या भविष्य में। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा महापुरुष, उनकी अपनी राइटिंग उनको खुद ही पढ़ने में नहीं आती है, ऐसा नहीं लिखना है। आपकी राइटिंग कम से कम कोर्ट में जब प्रोड्यूस हो तो जज पढ़ सके, इतना साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है MB सो रिटेन दैट इट शुड बी रेडली ट्रेसेबल। आगे MB नंबर बुक होता है, वो CPW 92 में होता है, उसी में इसको नंबर दिए जाते हैं। और MB का जो नंबर होता है वो न्यूमेरिकल, मैंने CPWA 92 में MB का जो नंबर होता है न्यूमेरिकल, है ना। अब न्यूमेरिकल का मतलब 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और स्टैंडर्ड MB जो होता है वो होता है अल्फाबेटिकल, है ना। अल्फाबेटिकल माने ABC डॉट 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 डॉट। ये होगा CPWA 92 के हिसाब से। और ये कहाँ, डिवीजन में भी मेंटेन करना होगा और सब डिवीजन में भी, है ना। ये हमने पहले बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, ये अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। कुछ लोग अल्फा न्यूमेरिक समझते हैं। एक वर्ड आता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक जब कहा जाएगा तो A1 B2 ये होगा अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। लेकिन यहाँ अल्फाबेटिक है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है ना। तो इसको आप कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है ऑप्शन में अल्फाबेटिक की जगह अल्फा न्यूमेरिक दे दें और आप लोग कंफ्यूज कर जाएं। आगे हम देखते हैं डिटेल मेजरमेंट के बारे में। डिटेल मेजरमेंट में बी रिटेन बाय whom MB हैज बीन सप्लाइड। डिटेल मेजरमेंट कौन लिखेगा, जिसको MB सप्लाई किया गया हो, है ना। आगे नॉट लोअर देन JE जो मैंने पढ़ा, ऑल आइटम इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है डिटेल मेजरमेंट के बारे में, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं इसको, हम लोग पढ़ रहे हैं 10.2.8। 10.2.8 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 5 करोड़ का काम है या 5,000 करोड़ का काम है, ठीक है, दोनों ही केस में, या दूसरा इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट का मतलब 5 करोड़ के काम में एक आइटम 1 लाख का है और एक आइटम 1 करोड़ का है, ठीक है। आइटम की बात हो रही है, आइटम A, आइटम B। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कीमत कितनी है, समझ गए। आपको MB लिखना ही है और आप उसके लिए फुल्ली पावरफुल एम्पावर्ड है। अब कहीं कीमत का लफड़ा क्यों आता है, कीमत का लफड़ा आता है टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के लिए, ठीक है। टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, मान लीजिए मुझे एक्चुअल में डाटा याद नहीं है लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बता सकता हूं कि टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी में SDO के पास में शायद 9 के बराबर पावर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पावर चालू होता है। तो मान लीजिए ऐसा है कि 50 लाख का जो टेंडर है तक, ठीक है ना, वो एक्शन एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि 5 करोड़ तक ऐसी एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए कि ये 100 करोड़ तक CE एक्सेप्ट करेंगे। ये मानने की बात है, देखिए लेट अस एज्यूम है ये, समझे, समझने के लिए। मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। और 100 करोड़ एंड अबव
ठीक है, वो इंजीनियर इन चीफ करेंगे। तो ये टेंडर एक्सेप्टिंग में इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉस्ट का मामला नहीं बनता है, यहाँ पे पावर बदल जाते हैं। लेकिन जब इसी के आप एमबी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस समय में जेई और एई के पास में एंड एई के पास में फुल पावर है। मान लीजिए कि कुछ एक ऐसा आइटम है जो कि इंजीनियर इन चीफ ने टेंडर एक्सेप्ट किया है और वो उसको लगे कि नहीं ये आइटम तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अपने हाथ से ही लिखना चाहिए, तो वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है। इसके लिए वो फुल्ली पावरफुल है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। हाँ या ना? सर ये CPWA 92 रजिस्टर ऑफ मेजरमेंट बुक है वो मैडम आपकी आवाज गूंज रही है, आप दूसरे मोबाइल से लॉगिन कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 10.2.8 की ही बात हो रही है। 10.2.8 में आगे लिखा है कि आगे लिखा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जो असिस्टेंट इंजीनियर में एक्सरसाइज 100% चेक ऑन द एमबी रिकॉर्डेड बाय सबऑर्डिनेट। समझे, वो चाहे तो 100% चेक कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी उसके लिए उसको रोक नहीं लगा सकते कि आप क्यों चेक कर रहे हैं। मान लीजिए कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का जेई अपना आदमी हो, सेटिंग कर ले वो लोग दोनों, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता ही ना चले, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आप चेक नहीं करेंगे। समझे, तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे हम लोग आ जाते हैं एमबी रिकॉर्ड के लिए कि एमबी में क्या क्या रिकॉर्ड करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है, एमबी में क्या क्या रिकॉर्ड करना होगा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन सी चीज है जो एमबी में रिकॉर्ड करनी होती है, और इसके लिए दो अलग अलग चीजें हैं। एमबी में जब वर्क डन हो तब के लिए, और जब सप्लाई हो मटेरियल का तब के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो है ही, उसके साथ साथ आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके डेली वर्क के लिए, खासकर जो ऑडिट करने के लिए टीम जाएगी पीडब्ल्यू डिविजन में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ पारा निकलते हैं, देखिएगा। एमबी है ना, अब इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वर्क डन और मटेरियल सप्लाइड। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या क्या जरूरी है, जो एकदम होना जरूरी है। बुक में दिया गया है, बुक इस लैंग्वेज में, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जो रेगुलर यूज होता है। तो नेम ऑफ द वर्क होगा नंबर 1, दोनों में होगा नेम ऑफ वर्क। ठीक है, इसका बी क्या होगा? बी होगा साइट एंड कॉन्ट्रैक्टर नेम, साइट कहाँ चल रहा है। ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्टर नेम। ठीक है, और क्या होगा? डेट ऑफ अग्रीमेंट। अब ये क्या है, ये मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि डेट ऑफ अग्रीमेंट क्या है। होता क्या है कि मान लीजिए 4 कॉन्ट्रैक्टर थे, चारों ने टेंडर भरा, उसमें से एक L1 हुआ, L1 यानी लोवेस्ट वन, जिसका रेट सबसे कम आया। जब लोवेस्ट वन सबसे कम आया तो हम लोग उसको सीधे ही वर्क ऑर्डर नहीं दे देते हैं, वर्क ऑर्डर हमेशा साइट के क्लियरेंस के बाद ही दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसके साथ में तुरंत एग्रीमेंट करते हैं कि जैसे ही साइट क्लियर हो जाएगा आपके साथ में हम आपको वर्क ऑर्डर देंगे। अग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो उस रेट पे काम करने के लिए तैयार हो जाए। हमारे कुछ अपने शर्तें भी होती हैं, हम उनसे वो भी मनवा लेते हैं जो अग्रीमेंट में डाल देते हैं। तीसरी बात की सबसे इंपॉर्टेंट कि आज आपने जो रेट भरा उसकी वैलिडिटी कब तक है, इस बात के लिए दोनों पार्टियां, यानी कि एक पार्टी गवर्नमेंट, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्टर तैयार होती है। तो मान लीजिए कि अगर उसने किसी आइटम के लिए 100 रुपए का रेट भरा तो ये कब तक वैलिड होगी, ये उस अग्रीमेंट में लिखा रहता है, मान लीजिए 12 मंथ। और केवल यही नहीं कि 12 मंथ तक वैलिड होगी, 13 मंथ में जब आप इसी आइटम को सप्लाई करेंगे या इसका पेमेंट कर रहे होंगे, वर्क डन कर रहे होंगे, उसमें से रेट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला प्राइस एस्केलेशन मेथड उसको कहते हैं। ठीक है, प्राइस एस्केलेशन मेथड, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपकी बुक में नहीं है। प्राइस एस्केलेशन मेथड एक मेथड है, फॉर्मूला बनाया हुआ है। अमूमन अग्रीमेंट में वो फॉर्मूला फिक्स रहता है, सभी जगह पे वही लागू पड़ता है और दोनों ही पार्टियां उस पर साइन कर देती हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर ये चाहे कि नहीं प्राइस एस्केलेशन मेथड में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो अपना प्रपोजल रख सकता है, अथॉरिटी चाहे तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे ना तो ना भी कर सकती है। ठीक है,
लेकिन उस अग्रीमेंट को करना बहुत निहायत ही जरूरी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप लोन लेते हैं और लोन के समय में आपको एक बहुत बड़े पेपर पे खूब सारे साइन करवाए जाते हैं जिसको आपको बिल्कुल पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। आप क्या समझते हैं वो क्या है? दरअसल वो बैंक और आपके बीच में अग्रीमेंट है। सेम टू सेम यहाँ भी है। तो उसका डेट ऑफ अग्रीमेंट और अग्रीमेंट नंबर भी होता है उसमें, ठीक है, वो भी लिखा जाता है। उसके बाद में वर्क ऑर्डर। ये वर्क ऑर्डर कब मिलता है? आफ्टर साइट क्लियरेंस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कई मामलों में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता है, एलएक्यू ऑफिसर कहा जाता है, समझे। एलएक्यू ऑफिसर जो होता है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, वो साइट क्लियर करके दे ही नहीं पा रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड नहीं, वो नहीं, सॉरी लिक्विडेटेड टाइम एक्सटेंशन वाला जो मसला होता है, ठीक है, टाइम एक्सटेंशन वाला मसला। कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को 12 महीने में कॉन्ट्रैक्टर को करके देना है, वो 12 महीने किस दिन से काउंट होंगे? दरअसल वो वर्क ऑर्डर से काउंट होंगे, अग्रीमेंट के डेट से नहीं, ठीक है। ये अग्रीमेंट की डेट से वो काउंट नहीं होता है। वो जब काउंट होगा वर्क ऑर्डर से काउंट होगा। क्यों? इसलिए कि उसको साइट क्लियर करके मिला ही नहीं। साइट क्लियर करके नहीं मिला है तो वो काम शुरू कैसे करेगा? आपने उससे अग्रीमेंट के जून के महीने में, साइट क्लियर करके दिया दिसंबर के महीने में, तो 6 महीने का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए उसको टाइम एक्सटेंशन का जो भी होता है वर्क ऑर्डर के डेट से काउंट होता है। आगे डेट ऑफ मेजरमेंट, आपने किस दिन उसका मेजरमेंट लिखा है, डेट ऑफ मेजरमेंट। डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये इंपॉर्टेंट है और दोनों साथ में चलेंगे। इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक, जब मैं गुजरात में था, इरिगेशन डिवीजन में था, ठीक है, तो डैम के जो दरवाजे होते हैं ना, उस पर कोटिंग की जाती है, कलर चढ़ाया जाता है। तो कलर चढ़ाया जाता है तो उसकी एक मशीन आती है जो उसकी थिकनेस को मापती है, वो माइक्रोन में थिकनेस मापा जाता है, राइट। अब क्या हुआ कि उसने जब कलर किया था दरवाजे पर, तो कलर करने के बाद में डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन जो था वो था, मान लीजिए कि जनवरी ना, जनवरी में तो बरसात नहीं होता है ना, नहीं, वो था मान लीजिए कि जून, ठीक है, जून 2008 मान लीजिए, ठीक है। 2008 में उसने गेट में कलर किया और जैसे ही उसने गेट में कलर किया, इससे पहले कि मेजरमेंट हो पाता गेट का, बहुत ज्यादा बारिश हुई और पानी भर गया। गेट में पानी भर गया तो वहां पे मेजरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया और वो फिर मेजरमेंट रिकॉर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर जब पानी घटा। तो वो जो मेजरमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है अप्रैल 2009 में। अब वो लेकर के नीचे उतरा मशीन, तो मान लीजिए कि इसमें उसके 3 माइक्रोन मोटाई होनी चाहिए, मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस मानने की बात है 3 माइक्रोन मोटाई होनी चाहिए, ऐसे उसके वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ था। और जब अगले साल इसका मेजरमेंट हुआ तो थिकनेस पाया गया 1.5 माइक्रोन। तो कह रहा है कि हम तो 1.5 माइक्रोन का ही पैसा देंगे आपको क्योंकि मेरे मेजरमेंट इतना ही आ रहा है। पर सवाल ये है कि डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन तो अलग है और आपने डेट ऑफ मेजरमेंट लिया है 1 साल पानी जब रह गया उसके बाद में, तो ये तो आपका तर्क कोई जेन्युइन नहीं होगा। अब वैसे में हम भी उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम कैसे जान लें कि वो जो 3 माइक्रोन का दावा कर रहा है वो सही है। सारा मामला कोर्ट में गया, फिर कोर्ट का डिसीजन आते आते मेरा वहां से ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए मुझे वो बात याद नहीं, लेकिन वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बेचारा गरीब आदमी है, उसने, अब देखिए कलर करने वाला अमीर नहीं होता है, ठीक है, उसके पैसे चाहे 1.5 लाख रुपए होंगे, कुछ ना, छोटा गेट, कोई छोटा मोटा गेट तो होता नहीं, बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, तो 1.5-2 लाख रुपए का पेमेंट हो जाता है। अगर वहां पे आप उसको सीधे हाफ कर दीजिएगा तो उसको 75,000 रुपए का नुकसान है, तो उसको वो कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। हाईकोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद उसके केस का क्या फैसला मुझे पता नहीं है, लेकिन इस स्टोरी से हम ये बात सीख सकते हैं कि डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क और डेट ऑफ मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन आज अगर हो गया है तो एज सून एज पॉसिबल उसका मेजरमेंट रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगर उसमें बहुत दिन का डिले हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है, जिम्मेदारी इंजीनियर की है। इसीलिए वहां पे इंजीनियर को बहुत प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है, ठीक है, और अपने प्रॉम्प्टनेस से इंजीनियर, अपने खासकर जूनियर इंजीनियर जेई, वो रिकॉर्ड करते हैं मेजरमेंट और उसके बाद में उसके हिसाब से उसका पेमेंट किया जाता है। रेफरेंस टू प्रीवियस मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 8वां नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। 8वां नंबर क्या लिख देंगे, क्या लिखें, इधर लिख देते हैं,
इधर में लाइट ज़्यादा है, मतलब स्पेस ज़्यादा है। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं या फिर बोर हो रहे हैं? पहले मुझे ये क्लियर कीजिए। रेट ऑफ वैल्यू सर मैनेजमेंट डे से होगा कि डेट ऑफ प्लॉट से होगा? क्या तो बोल रेट रहे हैं? कम करेंगे, इस सामान का कीमत 100 रुपया है तो वर्क स्टार्ट से उसकी होगी कि जिस दिन उसको मिलेगा ठेका उस दिन से शुरू होगा? नहीं आपने नहीं, बोला जिस दिन कि वर्क ठेका दे ऑर्डर दिया दिया गया, हाँ, वर्क उसी से ऑर्डर ना? के डेट ऑफ वर्क ऑर्डर सर, जी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, जी सर। सबसे लास्ट वाला जो है 8वां आइटम जो है, ठीक है, वो रिफरेंस टू प्रीवियस मेजरमेंट। ये क्यों? इसको देखने के लिए आपको समझना होगा आरए बिल, ठीक है। आरए बिल को अगर आप देखेंगे, आरए बिल आपका तो फॉर्म नंबर बता ही दिया है मैंने, फॉर्म नंबर 24 सीपीडब्ल्यूए 24, ठीक है। आरए बिल में दो है, एक होता है अप टू डेट वर्क डन और सिंस प्रीवियस बिल। क्योंकि हम लोग डिविजनल अकाउंटेंट थे और हमने डिपार्टमेंटल एग्जाम में आरए बिल को एग्जाम में बनाया है, तो हमें वो कॉलम्स याद ही हो गए थे, ठीक है। दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो इससे ज्यादा कॉलम होते हैं, लेकिन दो कॉलम के बारे में मंजू मैडम आप दूसरे मोबाइल से लॉगिन कीजिए प्लीज। 26 होता है आरएबीएल आई थिंक। नहीं आप उसको बंद कीजिए, हाँ ठीक है। तो दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉलम? वर्क डन, अप टू डेट वर्क डन, अप टू डेट वर्क डन, एक ये कॉलम हो गया। आरए बिल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक है वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो अप टू डेट वर्क डन में मान लीजिए काम हुआ है 100 रुपए का, ठीक है, और सिंस प्रीवियस बिल काम हुआ 20 रुपए का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया है, पेड ऑलरेडी। पर सवाल यह है कि ये 20 रुपया हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो हमें जब पहले से पता होगा कि 80 रुपया का टोटल काम 100 रुपया का हो चुका है, 80 रुपया का पेमेंट हो गया है, तो इसीलिए आपको पिछले बिल का रेफरेंस देना होता है। पिछले बिल में आपने 100 रुपया काम किया था, अब मान लीजिए फिर से 20 रुपए का काम कर दिया है, तो अब आपको क्या करना होगा भाई? अप टू डेट वर्क डन 120 रुपया हो जाएगा। तो पिछले बिल का आप रेफरेंस देते हैं तो कौन सा रेफरेंस देते हैं भाई? आप उसमें बिल का नंबर होता है वो डाल देते हैं, एमबी का जो पन्ना नंबर होता है, पेज नंबर होता है वो डाल देते हैं। पिछले बिल का आपको रेफरेंस देना पड़ता है और इसके आधार पे ही आपका रनिंग अकाउंट बिल कंटिन्यू होता रहता है। तो ये वाला जो मसला था मटेरियल सप्लाइड में हमने लिख दिया है, लेकिन ये सारा का सारा वर्क डन में, ठीक है। मटेरियल सप्लाइड में आपको इसमें से कुछ कॉलम जो होते हैं वो नहीं लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और वो कौन से कॉलम है जो मटेरियल सप्लाइड में यूज नहीं किए जाते हैं? वो है नेम ऑफ सप्लायर, ये होता है, ठीक है, नेम ऑफ सप्लायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लायर का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा है नंबर एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो ये दोनों, ये डेट ऑफ अग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर, नंबर एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड वर्क ऑर्डर, दोनों इसमें एक ही कॉलम में डाल दिया, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ अलग अलग कॉलम में दिखाया गया था, मतलब सीरियल नंबर में दिखाया गया था। तीसरा नंबर क्या है? पर्पस ऑफ सप्लाई। ये पर्पस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने पढ़ा है जरूर, पर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ये किसके समझ में आया होगा? जिसने चैप्टर 7 पढ़ा स्टोर, तो ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा कि सप्लाई दो तरीके से होती है, एक तो आपके सीधे स्टॉक में जाता है और एक मटेरियल एक साइट में, मतलब सप्लायर ने आपको सप्लाई दिया है आपके स्टॉक में, ठीक है, और दूसरा सीधे साइट में सप्लाई दिया, ठीक है। इसकी बुकिंग अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको करनी होगी। पर्पस ऑफ सप्लाई कि क्या हम अपने स्टॉक में कम हो गया था आइटम, उसको फुलफिल करने के लिए हमने मटेरियल सप्लायर से मंगवाया है, या साइट में लगने वाला था हमने डायरेक्ट वहां पे सप्लायर से मटेरियल मंगवाया है। अब आप कहेंगे कि आपको तो मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि वहां पे आपको आज सारा का सारा मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर खुद अवेलेबल करवाता है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन गुजरात में मेरा एक एक्सपीरियंस और हुआ था। वो क्या था कि आपका एक आइटम जो था वो विदेश से आता था, 4 करोड़ का आइटम था, ठीक है, और वो आइटम जो था वो कॉन्ट्रैक्टर को परचेज करने का पावर नहीं था, वो सीधे गवर्नमेंट ही परचेज कर सकती थी।
यानी कि गवर्नमेंट अगर परचेज करती तो वो एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में नहीं, कस्टम एक्साइज का मामला नहीं बनेगा, कस्टम ड्यूटी में उसको कुछ रिलैक्सेशन मिलना था। नहीं तो अगर कॉन्ट्रैक्टर परचेज करता तो कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगती और उसको उसमें रेट जो होता वो बढ़ जाता। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर परचेज करेगा तो हमारा ही कॉस्ट वर्क भाग जाएगा, तो बेटर है कि हम ही परचेज कर लें। तो गवर्नमेंट ने परचेज किया, फॉरेन से वो आया और सीधे साइड से वो गिरा दिया गया। फिर वहां पे उसके एक्सपर्ट थे जो कि वो भी फॉरेन से आए थे इंस्टॉलेशन के लिए, वो इंस्टॉल कर दिया गया। तो जब आप मटेरियल परचेज करते हैं तो जरूरी नहीं कि सप्लायर आपका इन हाउस हो, यानी कि इंडियन हो सकता है कि आपको फॉरेन से भी वो इंपोर्ट करना पड़े। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे मामला? हाँ या ना बताइए। बिल्कुल सर। है ना? चलिए अगला मामला बनता है डेट ऑफ रिटेन ऑर्डर टू कमेंस सप्लाई। ठीक है, तो ये एक रिटेन ऑर्डर सप्लाई कमेंस करने का, उसका भी डेट होता है। और लास्ट वाला है डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ सप्लाईज एंड एफ डेट ऑफ मेजरमेंट, जब सप्लाई आ जाए, ठीक है, और लास्ट में मेजर किया जाए। ये भी चैप्टर 7 में है डेट ऑफ मेजरमेंट के बारे में, कि वहां पे आपको दोनों ही चेक करने होते हैं, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। यानी कि जब आपने सप्लाई के लिए उसको ऑर्डर दिया होगा, उससे ठीक पहले टेंडर देने के टाइम पे, मैंने भी अभी अपने ऑफिस में स्टेशनरी परचेज किया है, तो जब टेंडर हम देते हैं किसी को, तो जितने भी आइटम्स होते हैं उसका एक स्पेसिफिक आइटम, मैंने समझ लीजिए कि जैसे एक आइटम आपको दिया जाता है, स्पेसिफिक नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे यार, अगर एक आइटम आपको दिया गया हो, डेमो तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, मतलब एक आइटम आपको दिया गया, ठीक है, अब उसी आइटम के आपने आइटम देखा कि ये तो क्वालिटी परफेक्ट है, तो इसी तरह की आइटम गिरनी चाहिए। अब आपने ये पेन देखा, और मैं आपको पेन दिखाता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सैंपल हो गया है ना, सैंपल, राइट, थैंक यू। ये देखिए 2 पेन है, आपने देखा होगा 2 पेन, चलिए मैं रखता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस पे ऐसे समझिए, आप देखिए कि जो राइट वाला पेन है इसकी मोटाई ज्यादा है, और ये वाला जो लेफ्ट वाला पेन है इसकी मोटाई कम है ना। तो ये वाला जो ज्यादा मोटा है, हमने इसको सैंपल में देखा, और जब एक्चुअल में सप्लाई हुआ तो ये वाला हो गया। दोनों के रेट लगभग बराबर है। मुझे ये पतला वाला चाहिए नहीं चाहिए, मुझे जब चाहिए मोटा वाला चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे मोटा वाला चाहिए तो मैं क्यों लूंगा, तो वो मुझे देखना है ना कि किस क्वालिटी में मैंने डिमांड किया था और कौन सी क्वालिटी में मुझे सप्लाई दिया गया है, समझ गए। दूसरी बात कि कितनी क्वांटिटी, मैंने 100 मांगी थी, 99 तो नहीं दे दिया, 95 तो नहीं दे दिया, अच्छा ज्यादा भी दे सकते हैं, वो ज्यादा नहीं दे दिया, ठीक है, अमूमन ज्यादा देते हैं, कम नहीं देते, लेकिन आपको वो चेक करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसमें एक एज एन एक्सेप्शन लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको कोई पढ़िए, एज एन एक्सेप्शन। ये कहाँ पे है मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ये 10.2.8 का ABCDE के बाद में लिखा हुआ है, एस के ठीक ऊपर नोट, एज एन एक्सेप्शन को पढ़िए। पढ़ने को मैं भी पढ़ सकता हूँ, पर आप लोग में से ज्यादातर लोग सो रहे हैं, पढ़िए। पढ़िए, मिला एज एन एक्सेप्शन, है ना? कोई नहीं पढ़ेगा, चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। एज एन एक्सेप्शन, द रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज D and E इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ सप्लाई मेड अगेंस्ट अ पीस वर्क एग्रीमेंट। एक पीस वर्क एग्रीमेंट होता है, समझे, छोटा काम, और पीस वर्क एग्रीमेंट में अगर कोई सप्लाई होता है तो D और E नहीं लिखा जाता। D मतलब डेट ऑफ रिटेन ऑर्डर टू कमेंस सप्लाईज और डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ सप्लाईज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पीस वर्क एग्रीमेंट का मतलब है कि हमारे पास में वो आइटम आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, हम लगा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है हर बार मेजरमेंट बुक में, ठीक है। पीस वर्क एग्रीमेंट में वो नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, इन द MB एंड बिल फॉर्म्स ऑफ टर्निंग अकाउंट बिल द फुल नोमेनक्लेचर ऑफ एग्रीमेंट आइटम नीड नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड बट ओनली द अब्रिविएट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आइटम F की। जब आपका एग्रीमेंट होता है उस समय ही जो आपके आइटम होते हैं उनका अब्रिविएशन आपको दे दिया जाता है, ताकि मेजरमेंट बुक में आपको ज्यादा पन्ने खर्च ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट बुक चूंकि बहुत फंडामेंटल रिकॉर्ड है, आपको एग्रीमेंट में ही आइटम्स के अब्रिविएशन दिए रहते हैं, ठीक है। तो MB में आइटम्स का शॉर्ट फॉर्म, अब्रिविएशन का मतलब वही होता है ना। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था, जैसे कि रांची, तो वो आप जब टिकट लेंगे ना, रेलवे का टिकट रिजर्वेशन वाला, तो पूरा नहीं लिखते, लिखते हैं RNC, ठीक है। टू हावड़ा अगर आप जाना चाहते हैं
तो आपको वहां पे लिखता है 2HWH, ये इसको एब्रीविएशन कहा जाता है, ये वाला। इस तरह से हर एक आइटम का एब्रीविएशन उसमें ऑलरेडी दिया रहता है। तो जब एमबी रिकॉर्ड किया जाता है तब आमतौर पे एब्रीविएशन ही लिखा जाता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि आपके काम तो हो गए और आपके एग्रीमेंट में वो आइटम है ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति में जबकि काम हो गया है और आपके एग्रीमेंट में वो आइटम है ही नहीं, तब आपको फुल नेम ऑफ आइटम लिखना पड़ता है। नोमेनक्लेचर ऑलरेडी दिया नहीं गया। ऐसी स्थिति में जब आप फुल नेम ऑफ आइटम लिखते हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और सर्टिफिकेट कौन देता है? एसडीओ, और एसडीओ के नीचे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट इंचार्ज ऑफ वर्क। और वो सर्टिफिकेट क्या देते हैं? सर्टिफाइड दैट फॉर आइटम्स वेयर एब्रिविएट नोमेनक्लेचर हैज बीन अडॉप्टेड, द वर्क हैज बीन एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू फुल नोमेनक्लेचर ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइटम ऑफ द एग्रीमेंट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ या ना बताइए। बिल्कुल सर। है ना? स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के बारे में मैंने पहले भी पढ़ रखा है। रिव्यू ऑफ मेजरमेंट भी मैंने बताया है। रिव्यू ऑफ मेजरमेंट क्या है कि द एंट्रीज recorded in each completed measurement book may be subject to percentage by check by divisional accountant। वो मैंने बता दिया है कि पेमेंट करने से पहले डिविजनल अकाउंटेंट परसेंटेज चेक करता है, उसको चेक भी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद में ही उसका पेमेंट किया जाता है। दिस वुड बी द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। हम लोग कल 10.2.12 से पढ़ेंगे, दैट इज बिल एंड वाउचर, ठीक है। हम लोग बिल एंड वाउचर से पढ़ेंगे कल। बहुत कम लोग जुड़े हैं, मुझे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा की थी, खैर कोई बात नहीं। आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज बीटी और बेस्ट। मुझे फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे, मैंने अपने लिंक भी टेलीग्राम पे दे रखे हैं, ठीक है। उसका एक चैनल है, आपको सारे अपडेट उसमें मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय।